This is the part 3 of communicable disease of community medicine। हम इन्फ्लुएंजा के ऊपर पहुंचे हुए थे। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है ना हमने डिस्कस कर लिया था कि ये आरएनए ऑर्थोमिक जो है बर्ड्स और मैमल्स दोनों के अंदर होता है। इसकी हमने कुछ न्यूरोमाइनिडेज और हेलोनाइडेज के बारे में डिस्कशन कर ली थी। ठीक है, अब जो है ना यहाँ पे उसने एक हम ग्लोबल इन्फ्लुएंजा स्ट्रेटजीज देख रहे थे जो कि 2019 से 2030 तक जो है ना वो हमारे पास ग्लोबल इन्फ्लुएंजा स्ट्रेटजीज थी। अब इसके अंदर वो कह रहे हैं हमारे पास टाइप ए इन्फ्लुएंजा जो है ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक रिसर्चर वर्क ने ना 3 रिसर्चेज की गई। उसने कहा था कि ये टाइप ए जो है ना इन्फ्लुएंजा टाइप ए वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है हमारे पास। ठीक, अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो आउटब्रेक हुआ था ना 1918 में एक हुआ था, एक 1957 में और एक 1968 में। तो तीनों रिसर्चेज के अंदर जो है कह रहा है कि टाइप ए इन्फ्लुएंजा जो है ना वो हमारे पास सबसे ज़्यादा खतरनाक। फिर उसने एक लफ्ज़ लिखा हुआ बर्ड फ्लू के बारे में, इसको मैं मिटाता हूँ, अब थोड़ा सा रह गया बस। बर्ड फ्लू के बारे में हम देखते हैं क्या होता है। आपने ये सुना भी होगा, टीवी के ऊपर इश्तिहार चलता था जब हम छोटे हुआ करते थे ना, उस वक्त इश्तिहार वगैरह चलते थे, बर्ड फ्लू आ गया, आपने वो बुर्गियाँ शुर्गियाँ जो रखी हुई है ना उसके बारे में था। तो बर्ड फ्लू बेसिकली है क्या, ये H5N1 मतलब हेलोनाइडेज की फिफ्थ वाला और न्यूरामाइनिडेज का वन। तो H5N1 जो है ना ये स्टेन होता है नोन एज बर्ड और एवन फ्लू भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, एवन फ्लू या बर्ड फ्लू इसे कहते हैं। इट इज यूजली ट्रांसमिटेड बिटवीन द बर्ड बट कैन बी पास फ्रॉम बर्ड टू ह्यूमन। ठीक है, मुर्गियों से हमारे पास, ये मुर्गी से मुर्गी में या मुर्गी से इंसानों में हमारे पास, वो फिर लोगों ने मुर्गियाँ खाना बंद कर दी थी उन दिनों में। इट इज एसोसिएटेड विद वेरी सीरियस इलनेस, मल्टी ऑर्गन फेलियर इसके अंदर हो जाता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर, और हाई डेथ रेट जो है ना इसके अंदर हमारे पास है। ठीक है, जब ये स्प्रेड करते हैं सिम्टम में क्या है हमारे पास, चिल्स होते हैं, फीवर होगा, ठीक है, कफिंग होगी, ठीक है, फिर मस्कुलर पेन हमारे पास जो है ना वो होगी, साथ में सीवियर हेडेक होगी, वीकनेस होगी, फैटीग होगी, और हमारे पास जनरल डिस्कम्फर्ट होगा। चिल्ड्रन वो कह रहा है बच्चों के अंदर भी हमारे पास जो है ना ये नमूनिया का एक बड़ी वजह है। कौन, ये बर्ड फ्लू या एवन फ्लू। ठीक, अब यहाँ पे उसने फिर कुछ लिखी हुई है इसकी एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और एंटीजेनिक शिफ्ट के बारे में, ये सारी माइक्रो वाली बातें हैं। ठीक है, व्हाट इज एंटीजेनिक ड्रिफ्ट एंड एंटीजेनिक शिफ्ट। जो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट है ना वो कह रहे हैं कि स्मॉल चेंजेस इन द वायरस दैट हैपन कंटिन्यूअसली ओवर द टाइम। मतलब वायरस ड्रिफ्टिंग मार मार के अपने अंदर चेंजेस मार लेता है, जैसे हम गाड़ी की ड्रिफ्टिंग करते हैं ना, ची ची करके ब्रेकेज लगा के ड्रिफ्ट करते हैं, इसी तरह वायरस क्या करता है, यहीं से याद कर लो कि वो स्मॉल चेंजेस अपने अंदर लेता रहता है विद द पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ द मेन रीज़न व्हाई मोर देन वन। इसी वजह से वो कह रहा है कि हमारे पास लोग ना एक से ज़्यादा मरतबा जो है ना वो हमारे पास फ्लू का शिकार हो जाते हैं, वो इन्फेक्शन हो जाता है। बाकी एंटीजेनिक एक शिफ्ट का उसने लिखा हुआ है, एंटीजेनिक शिफ्ट ये क्या होता है, ये हमारे पास अब्रप्ट होता है, मेजर चेंज। यहाँ पे हमारे पास ड्रिफ्ट के अंदर हल्की सी ड्रिफ्टिंग मारी है, जबकि शिफ्ट में पूरा ही अपने आप को शिफ्टिंग कर ली है उसने, एक घर छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट हो गया है ना। मेजर चेंज इन इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फ्लुएंजा वायरस ये अपने अंदर बड़ी एक तब्दीली कर लेता है, जिस तरह वो डर टू होता है ना वो चेंजेस करता रहता था। रिजल्ट इन न्यू हीम एग्लूटिनिन एंड न्यू हीम एग्लूटिनिन और न्यूराम। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास मैंने दिखाया है ना लास्ट वीडियो में, हीम एग्लूटिनिन और न्यूरामाइनिडेज। ठीक है, तो वो यहाँ पे दोनों को ही अपने अंदर तब्दील करके नए सिपाही अपने लिया था। ठीक है, हीम एग्लूटिनिन भी नया लिया गया और न्यूरामाइनिडेज के अंदर अपने मतलब चेंजिंग किया गया। शिफ्ट रिजल्ट इन, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, पुराना जो है ना वो नया इन्फ्लुएंजा वायरस ए के अंदर जो है ना हमारे पास चेंज हो जाएगा, और वो क्या करेगा हमारे पास, और जो है ना वो ज़्यादा लोगों को इफेक्ट करेगा। फिर उसने कहा कि 2009 के अंदर एक पेंडेमिक आया। ठीक है, पेंडेमिक की वो बात कर रहे हैं जिसके अंदर जो ना हीमोग्लूटिनिन वन न्यूरामाइनिडेज वन उसका स्ट्रेन था, वन वन दोनों का था, जो कि 2009 के अंदर हमारे पास आया। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 3 डेज, और लास्ट करता है 7 डेज तक जो है ना चलता है। क्लिनिकल फीचर इसके अंदर वो कह रहे थे कुछ हमारे पास अनकम्प्लिकेटेड इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स थे, और कुछ हमारे पास थे कॉम्प्लिकेटेड ओवर सीवियर इन्फ्लुएंजा था। अनकम्प्लिकेटेड इन्फ्लुएंजा और हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड ओवर सीवियर इन्फ्लुएंजा था। अनकम्प्लिकेटेड में क्या था, वही था, कफ था, फीवर था, और सोर थ्रॉट था, मसल पेन था साथ में, और मलेज था। जबकि कॉम्प्लिकेटेड में क्या था, वो इतना कॉम्प्लिकेट हो गया कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू होगी, साथ में उसको नमूनिया हो गया, साथ में वो कह रहा है इंसेफ्लोपैथी होगी, एनसेफलाइटिस हो गया, मतलब वो मेनिंजेस लेयर के अंदर जा रहा था कहीं ना कहीं। फिर वो पेशेंट जो है ना वो सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर चला जाता था।
ठीक है। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास वो क्रोनिक डिजीज़ जिस तरह वो एस्दमा हो गया ना, इवन सांस की सारी बीमारियां आपने लिख देनी है, साथ में मेनिंजिस के ऊपर ले जाना है। और एट दी एंड जो है ना वो क्रोनिक हेपेटिक, मतलब उसने जिगर के ऊपर एक्ट किया। फिर हमारे पास रीनल इवन जो है ना वो डिजीज़ गुर्दों के ऊपर इसने इफेक्ट करना शुरू कर दिया, ये वाला 2009 में जो आया था। ठीक है, तो इसके बारे में बात की हुई है। ये था हमारे पास क्या, बर्ड फ्लू, या इसे हम एवन फ्लू कहते हैं। अब हमारे पास आता है स्वाइन फ्लू का। इसका भी आपने नाम सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान में इतना नहीं है, क्योंकि ये इसका मेन सोर्स जो है ना वो हमारे पास पिग होता है। ठीक है, तो स्वाइन का दूसरा नाम पिग होता है, स्वाइन, या फिर इसको पिग फ्लू भी कहते हैं। ठीक है, ये इनिशियली जो है ना वो कह रहा है कि जो मेक्सिको के लोग हैं ना, मेक्सिको के लोग, वहाँ पे देखा गया था ये फ्लू। ठीक है, 2009 के अंदर देखा गया। फिर वो कह रहा है कि ये वेयर दिस स्ट्रेन जो है ना वो कह रहा है वायरस है मिक्सचर फ्रॉम, इसका जो वायरस है ना वो 3 टाइप के स्ट्रेन है ना, क्योंकि ये जो है ना पिग, ये बड़ा अजीब किस्म का होता है, आधा बकरी लग रहा होता है, आधा डंगर लग रहा होता है, आधी भैंस लग रही होती है। तो वहाँ से याद कर लो कि 3 टाइप का जो है इसका इन्फ्लुएंजा होता है। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, 8 आरएनए स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, 8 आरएनए स्ट्रैंड होते हैं। और उसके अंदर H1N1 जो है ना फ्लू जो है ना वो कह रहा है कि 1 स्ट्रैंड डेराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन। इसमें जो एक स्ट्रैंड होता है ना वो हमारे पास 8 में से एक जो स्ट्रैंड है H1N1 वो ह्यूमन वाला इसके अंदर आ गया होता है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये ना ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्लू स्ट्रेन हो गया, एक स्ट्रैंड हमारे पास ह्यूमन से आ गया। ठीक है, 2 स्ट्रैंड वो कह रहा है हमारे पास जो ऊपर हमने पढ़ा है ना, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू या एवन फ्लू। ठीक है, तो 2 स्ट्रेन आरएनए के जो है ना वो स्ट्रैंड वो हमारे पास बर्ड से आ गए, और 5 जो है ना वो पिग के अपने होते हैं। तो 5 तो 7 और एक ह्यूमन का 8 को लोग, तो 5 जो है ना वो स्वाइन या पिग जो है ना वो इसके होते हैं। ठीक है, सोना पिग यूँ कह लोगे, हमारे पास है सोना पिग है, खूबसूरत पिग। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ये निमोनिया किया, सोना पिग समाइन मतलब सोना पिग। ठीक है, जिसके अंदर 8 कुल वायरस है, एक मतलब इन्फ्लुएंजा H1N1 ह्यूमन से है, 2 जो है ना वो एवन से हैं बर्ड से, और 5 जो है ना इसके अपने हैं। कुल मिला के 8 आरएनए के स्ट्रैंड इसके अंदर आ जाएंगे। साइन एंड सिम्टम क्या है, ह्यूमन के अंदर वो कह रहा है हमारे पास ये क्या करता है, ज़ाहिर बात है जो मेक्सिको के लोग हैं वो पिग का गोश्त खाते हैं, तो उनके अंदर वो कह रहे हैं सिस्टेमिक फीवर बहुत ज़्यादा था, रिस्पायरेटरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ में उनका रनी नोज़ जो है ना हर वक्त नाक बहता रहता था, फिर सोर थ्रॉट था, फिर कफिंग बहुत ज़्यादा थी, फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थे, नोज़िया था, वॉमिटिंग थी, फिर कह रहे हैं इंटेस्टाइनल में उनको ना डायरिया भी हर वक्त लगा रहता था, फिर साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब से रहते थे, लेथार्जी होती थी, साथ में वो लॉस ऑफ एपेटाइट, उनको भूख जो है ना वो ख़त्म होने जा रही थी। प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या था, उन्होंने क्या किया था कि कहा था कि एक तो फेस मास्क जो है ना वो कोरोना वाले यानी सारे सिम्टम थे, फेस मास्क पहनाना है और वॉश करने हैं हैंड को, और रूटीन एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है ना उन्हें रिकमेंड, मतलब हर साल ना एवरी ईयर एनुअल उन्हें जो है ना वो वैक्सीन लगाना शुरू कर दी थी इन्फ्लुएंजा की। इसलिए वो कह रहा है कि हमारे पास था। और जो बच्चे 6 माह से बड़े थे भी डोंट हैव कॉन्ट्राइंडिकेशन। इनएक्टिवेटेड हमारे पास कुछ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन थी, वैक्सीन की टाइप बता रहा है। ठीक है, इनएक्टिवेटेड कुछ हमारे पास इन्फ्लुएंजा वैक्सीन थी। ठीक है, फिर हमारे पास रिकम्बिनिएंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है। ठीक है, आईवीवी इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, फिर हमारे पास आरआईवी मतलब रिकम्बिनिएंट इन्फ्लुएंजा वायरस, फिर हमारे पास एक वैक्सीन थी लाइव अटेनुएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, और हमारे पास कुछ जो है ना इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हुआ गया। ये दैट्स ऑल अबाउट इन्फ्लुएंजा के बारे में, थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन होपफुली अब आपको आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया क्या होता है, बेसिकली खतरनाक होता है। ये आपने एफएससी में चैप्टर भी एक पढ़ते थे ना, वो लड़की जो डॉक्टर चेक करने आता था उसको, वो अपनी माँ की गोद में बैठी हुई थी, शी इज़ जस्ट लाइक अ हाइफर की तरह वो कहते थे, उसको क्या था, खतरनाक था डिप्थीरिया। ओके जी, डिप्थीरिया के बारे में बेसिकली डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास वो कह रहा है कि एक डिप्थीरिया एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड डिप्थीरिया, इसका मैंने होता है लेदर, लेदर हाइड इसका होता है। ठीक है, वो कह रहा है कि 1826 में जो है ना फ्रेंच फिजिशियन जिसका नाम था पेरी बेरेटोना, ब्रिटोनिया इस तरह करके एक नाम है, पेरी ब्रिटोनिया, इसने जो है ना बेसिकली इसको डिस्कवर किया था। इट इज़ एन एक्यूट टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज़ है जिसके अंदर बेसिलाई जो है ना मल्टीप्लाई करती है थ्रॉट के अंदर। सारी ज़्यादा गले का मसला है, तो हमारे पास जो बैक्टीरिया है क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया ही, तो ये बेसिलाई है, रॉड शेप्ड है। ठीक है, और ये कहाँ पे ग्रो करेगी, आपके गले के अंदर, थ्रॉट के अंदर। ठीक है, ये क्या करती है, ग्रेश
जो है ना वो मेम्ब्रेन ऑन द टॉन्सिल वगैरह आपके ग्रेश या येलो मेम्ब्रेन, जिसे वो फाल्स मेम्ब्रेन भी कहता है, ठीक है। फाल्स मेम्ब्रेन आ जाए, ग्रेश येलो मेम्ब्रेन आ जाए, एक ही बात है, ठीक है। कहाँ पे होगा? आपके जो टॉन्सिल है, आपने ईएनटी के अंदर भी इसको पढ़ा होगा, फ्यूसल डिप्थीरिया के नाम से। तो ये टॉन्सिल के ऊपर, फिर आपके फेरेक्स के ऊपर, और फिर वो कह रहा है आपके लेरिक्स के ऊपर जो है ना इसने जाके ग्रो करना होता है। ईजी हो गया। अब इसके जो है ना वो एजेंट्स कौन से हैं? इसके अंदर कह रहा है कि हमारे पास इसकी क्रोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया ही जो है ना इसकी बड़ी वजह है, ठीक। अब यहाँ पे इसके कह रहा है कि 4 टाइप्स जो है ना बेसिलाई की होती है। क्रोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया में वो कह रहा है कि 4 टाइप है, ग्रेविस, मैटिस, MATIS मैटिस, बेल बेलफेंटनी, और हमारे पास इंटरमीडियस, ठीक है। ये क्रोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया के आगे ग्रेविस, मैटिस, बेलफेंटनी और हमारे पास इंटरमीडियस, ये 4 हमारे पास जो है ना वो टाइप आ जाती हैं, ठीक है। फिर पैथोजेनेसिस में क्या कहते हैं? ऑर्गन प्रोड्यूस पावरफुल डिप्थीरिया का हमारे पास बहुत पावरफुल हमारे पास एक्सोटॉक्सिन निकलता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि होस्ट फैक्टर क्या है? चिल्ड्रन जो 1 से 5 साल के बच्चे होते हैं ना, ठीक है, और बोथ सेक्सेस जो है ना उनके अंदर हमारे पास देखा गया। फिर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कह रहा है कि सिक्रीशन डिस्चार्ज फ्रॉम द स्किन, स्किन से एक तो सिक्रीशन डिस्चार्ज होगी, साथ में कह रहा है हमारे पास कंटामिनेटेड फोमाइड्स और इन्फेक्टेड जो डस्ट है ना वो एक बड़ी वजह है, ठीक है। इन्फेक्टेड मटीरियल क्या है? अगर किसी को हुआ तो बच्चों से बच्चों में शिफ्ट होता है, तो हमारे पास नेज़ो, हमारे पास फेरेंजियल सेक्रीशन से, फिर जो डिस्चार्ज आता है स्किन से वहाँ से, और फिर कॉन्टामिनेटेड फोमाइट और इन्फेक्टिव डस्ट जो है ना वहाँ से सारे का सारा ये होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या है? 2 से 6 जो है ना दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और ये बेसिकली हमारे पास क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एक ड्रॉप से खांसी की है तो दूसरे में शिफ्ट हो गया। फिर पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी हमारे पास कह रहा है कि 14 से 28 दिन जो है ना वो ऑनसेट ऑफ डिजीज से ये आगे पीछे जो है ना वो कम्युनिकेबल हो सकता है। बाकी कैरियर क्या कह रहा है? हमारे पास नेज़ल और नाक और थ्रॉट जो है ना इसका मेन जो है ना वो कैरियर है, नेज़ल एंड थ्रॉट जो है ना। अच्छा, इसके अलावा इम्यूनिटी भी हमारे पास होगी, तो एक हमारे पास होती है एक्टिव इम्यूनिटी इसके खिलाफ, एक हमारे पास हमने पैसिव इम्यूनिटी देनी। एक्टिव इम्यूनिटी के लिए हमने क्या करना होता है? पेंटाविलेंट ईपीआई वैक्सीन जो है ना हमारे पास एक होती है पेंटाविलेंट, ठीक है, पेंटाविलेंट वैक्सीन। उसके अंदर वो कह रहा है इन ईपीआई पाकिस्तान में वो 6, 10 और 14 वीक्स के ऊपर लगा, 6, 10 और 14 वीक के ऊपर लगाई जाती है, और 0.5 ml जो है ना इंट्रामस्कुलर हमने लगानी होती है। पेंटाविलेट एक वैक्सीन है जो कि 6वें, 10वें और 14वें हफ्ते पे लगानी होती है, और ये 0.5 ml आई भी लगानी होती है, ठीक है। बाकी पैसिव में कह रहा है कि स्पेसिफिक हमारे पास कुछ होती हैं एंटी डिप्थेरियल जो है ना एडीएस, ठीक है, स्पेसिफिक एडीएस होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि हमारे पास एंटीटॉक्सिन डिप्थीरिया के खिलाफ होते हैं। बाकी इसके लिए अगर इसको हमने लफ्ज़ आ जाए आपको क्लिनिकल सिनेरियो में शिक टेस्ट के बारे में, पक्का क्लिनिकल सिनेरियो डिप्थीरिया का, ठीक है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी में। शिक टेस्ट इसके लिए हम करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है? 0.1 ml जो है ना वो बेसिकली ये ना एक स्किन टेस्ट है, यूँ कह लें, ठीक है, जिसके अंदर हम डिटरमाइन करते हैं कि आया कि वाकई ही उसको डिप्थीरिया है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? 0.1 ml जो है ना, ठीक है, 0.1 ml डिप्थीरिया का टॉक्सिन, बहुत कम जो है ना, ठीक है, टॉक्सिन, वो हम क्या करते हैं एक आर्म के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, वन आर्म के ऊपर। हमने जिस तरह टीबी के टेस्ट के अंदर हमें ट्यूबरकुलस स्किन टेस्ट था ना, इसी तरह शिक टेस्ट होता है। तो 0.1 ml डिप्थीरिया टॉक्सिन हमने एक हाथ के ऊपर लगा देना है, ठीक है, और उसको इनएक्टिव कर देना है। तो उसके अंदर वो कह रहा है कि 2 से 4 दिन के अंदर जो है ना वो टॉक्सिन साइड के ऊपर, ठीक है, 2 से 4 वहाँ पे हाथ के ऊपर लगा के ना, ठीक है, वहाँ पे मार्क कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन लगा दिया, इसके ऊपर मैंने फिर मार्किंग लगा दी। तो 2 से 4 दिन के अंदर वो क्या कि वहाँ पे अगर रेडनेस आ गई तो इसका मतलब वहाँ पे ऑलरेडी डिप्थीरिया का प्रेजेंट है, तो मतलब ये पॉजिटिव शिक टेस्ट है, ठीक है। अगर नहीं रिस्पॉन्स आया, नो रिस्पॉन्स, तो मतलब रेडनेस नहीं आई यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि उसको डिप्थीरिया का कोई नहीं है। तो ये उन पेशेंट में जिनको हमें खतरा हो कि आया कि इसको वाकई डिप्थीरिया या नहीं, हम शिक टेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमने इम्पोर्टेंट है, नहीं बोलना, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स कुछ देख लेते हैं।
क्लिनिकल फीचर जो है ना वो डिप्थीरिया के मैं बता के बस इसको ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। तो क्लिनिकल फीचर में कह रहा है रिस्पिरेटरी ट्रैक जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़ाहिर बात है गले और नाक है तो हमारे पास रिस्पिरेटरी ट्रैक सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इसके अंदर वो कह रहा है कि फेरेंजियो टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, ठीक है, फेरेंजियो टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, या फिर इसकी वजह से हमारे पास लेरेंजियो ट्रेकियल डिप्थीरिया हो सकता है, ठीक है, या फिर नाक के अंदर जाके ये नेज़ल हमारे पास डिप्थीरिया कर देगा, ठीक है, या फिर हमारे पास नॉन रिस्पिरेटरी म्यूकोजल सरफेस हाँ ठीक है, ठीक है। इवन ये कह रहा है कि हमारे पास ये तो थे सांस से रिलेटेड रिस्पायरेटरी। अब कुछ नॉन रिस्पायरेटरी जो है ना इसके इफेक्ट कौन कौन से हैं, ये इवन वो कह रहा है हमारे पास कंजक्टाइवा के ऊपर जा सकता है, आँख की कंजक्टाइवा के ऊपर, फिर वो जेनिटल्स ऑर्गन के ऊपर जा सकता है, और कुछ हमारे पास कहते हैं कि क्यूटेनियस हमारे पास मतलब स्किन के ऊपर जो है ना वो हमारे पास डिप्थीरिया के चांसेस आ जाते हैं। फिर जो अगर टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा ना, तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास, वो इसका सोर थ्रॉट होगा, ठीक है, डिफ़िकल्टी होगी स्वेलविंग के अंदर, फिर उसको लो ग्रेड हमारे पास बुखार होगा, ठीक है, एट द प्रेजेंट, और माइल्ड एरिथीमा होगा, ठीक है, माइल्ड एरिथीमा होगा। और यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास जो उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी बुल नेक, जिस तरह उसकी होती है ना बुल की गर्दन मोटी सारी, तो जब फेरेंजाइटिस का केस आता है तो वो बुल नेक होती है, तो टिपिकल केस है। अगर क्रोनिक बैक्टीरियम डिप्थीरिया का लिखना हो ना तो बुल नेक आपने लिखना है, और शिक टेस्ट आपने नहीं भूलना, ठीक है, और ये आपके पास पक्की निशानी है, ठीक। और हमारे पास क्रोनिक बैक्टीरियम डिप्थीरिया की स्ट्रेन है ग्रेवस, माइटस, बेल्फोराई, और हमारे पास इंटरमीडिएट मैंने ऑलरेडी बता दी है। तो बुल नेक हमारे पास डिप्थीरिया की बड़ी निशानी है। फिर लेरेंजियोट्रेकियल डिप्थीरिया के बारे में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो टॉक्सिक निक्रोसिस इसके अंदर क्या हो जाएगा, जब लेरेक्स और ट्रेका इन्वॉल्व होगा, साथ में कह रहे हैं हमारे पास इसके अंदर हार्ट मसल, लीवर के मसल इवन इन्वॉल्व होंगे, किडनी की होगी, एड्रीनल मसल जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो जो है ना स्पीच के अंदर उसको बोलने में बड़ा ही मसला आता है, ठीक है, और इवन जो है ना उसका सॉफ्ट पैलेट उसकी पैरालिसिस हो जाती है, और वो आई मूवमेंट भी जो है ना उसके अंदर बड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। फिर नेज़ल डिप्थीरिया ये नाक के अंदर जो है ना वो सारे के सारे कंजेशन और वो रनी नोज़ आ जाएगा, जबकि नान में हमारे पास कंजक्टिवाइटिस कंजक्टिवा जो आपकी आई का है, जो कि हमारे पास आई को अपर लिड के साथ मिला था कंजक्टिवा, बल्बर था, फॉर्निसल था, और हमारे पास पैल्पेब्रल कंजक्टिवा था। तो ठीक इसकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, जो आई बाल को आईलेट से मिला रहा है वो कंजक्टिवा था ना, ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो है ना इन्फ्लेमेशन हो, कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, जेनिटल के ऊपर इफेक्ट है, फिर हमारे पास कुछ स्किन के ऊपर इफेक्ट आ जाते हैं। आपने कंट्रोल किस तरह करना है आपने इस डिप्थीरिया को, ठीक है, तो कंट्रोल के लिए मैंने बता देता हूँ आपको। कंट्रोल के लिए वो कह रहा है हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है, ठीक है, सबसे पहले कंट्रोल के लिए हमने अर्ली डिटेक्शन कर लेनी है। अर्ली डिटेक्शन में बेसिकली क्या करेंगे, आइसोलेशन करके हॉस्पिटल के अंदर 14 दिनों के लिए, ठीक है, उसको आइसोलेट कर देंगे और हर इन्फेक्शन से दूर कर देंगे, और सिम्टम्स देखेंगे, साथ में आप शिक टेस्ट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपने नेज़ल स्वैब लेना है नाक से, जिस तरह कोरोना के अंदर गले से लेते हैं ना स्वैब, वो लेके आपने भेज देना है। तो वो अगर वो तो वो वहाँ पे होगा लैब वाले बता देंगे कि ये अगर बेसिला ही है ना एसिड वो क्रोनिक बैक्टीरियम डिप्थीरिया का, तो वो पता चल जाता है, ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ट्रीटमेंट क्या करनी है, अब आपको पता चल गया किसको डिप्थीरिया, तो ट्रीटमेंट में वो कह रहे हैं आपने डिप्थीरिया की जो है ना वो एंटीटॉक्सिन जो है ना वो आपने दे देनी है, इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस दे देनी है। डोज वो कह रहा है हमारे पास 20,000 से हमारे पास 1 लाख तक जो है ना, ठीक है, एंटीटॉक्सिन की डोज देनी है, साथ में आपने पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन एंटी बैक्टीरियल दूसरी भी दे देनी है, पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन भी साथ चला देनी है 4 से 5 दिनों के लिए, ठीक है। फिर वो कह रहे कैरियर वो कह रहे कि 10 डेज जो है ना वो हमने कोर्स करना होता है एंटीबायोटिक्स का, इसके साथ एंटी डिप्थीरिया के साथ। प्रोटेक्ट किया प्राइमरी इम्यूनाइजेशन बूस्टर डोज आप कह रहे हैं वो हमें जो है ना विद इन 2 ईयर जो है ना वो हमने लगानी पड़ती है, 2 सालों के अंदर अंदर, ताकि वो उसको दोबारा ना हो जाए। फॉर नॉन इम्यूनाइज वो कह रहे हैं कि पोरफाइलेक्टिक पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन डोज भी, अगर कोई नॉन इम्यूनाइज्ड है तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि साथ में बूस्टर के साथ हमें पेनिसिलिन की डोज भी लगानी पड़ती है, जो कि 1000 से 2000 जो है ना वो यूनिट होती है डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन के साथ, और वो एक्टिव होती है। दैट्स ऑल अबाउट डिप्थीरिया। अभी नेक्स्ट हमारे पास है वोपिंग कफ या पेरिटोसिस, जिसे हम काली खांसी कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है वोपिंग कफ, ठीक है, मतलब जिसे हम कहते हैं काली खांसी, या इसका दूसरा नाम होता है पेरिटोसिस, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ है इन्फेंट की और
जो छोटे बच्चे हैं ना उनके अंदर बेसिकली होते हैं, जो स्कूल गोइंग चाइल्ड होते हैं, ठीक है, या फिर जो 20 से 30 माह के मंथ के बच्चे होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट वो 2-3 साल के बन जाते हैं, ठीक है। और वो कह रहा है इसके अंदर ना फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं देन मेल के। यहाँ पे अब फीमेल बरत दी जाएगी ये काली खांसी में, ठीक है। तो यूँ याद रख लो कि काली जो है ना वो फीमेल, ठीक है, वो हमारे पास काली बकरी होने वाली है। इसके अंदर कहते हैं लाउड क्राउनिंग इंस्पायरेशन होती है, ठीक है। जब वो इंस्पायर करता है तो वो लाउड क्राउनिंग जो है ना, जिसे कुत्ता खांसी जिसे कहते हैं ना, वो हमारे पास होगा। और चाइनीज़ जो है ना इसको हम कहते हैं कि 100 डेज कफ, 100 दिनों की खांसी, इसको वोपिंग को कहते हैं। अगर 100 डेज कफ आ जाए तो वोपिंग, सी से चाइनीज़ है और सी से, यार मुझे चीखें आ रही है, सॉरी बात है, एक मिनट, ओके। चाइनीज़ जो है ना इसे 100 डेज जो है ना वो कफ कहते हैं। अब यहाँ पे जो है ना वो कह रहा है जो इसका एजेंट है ना वो हमारे पास कौन सा होगा, वो होगा बॉर्डिटेला पर्टेसिस, ठीक है। बॉर्डिटेला पर्टेसिस जो है ना मतलब बीपी है, ठीक है, बीपी ब्लड प्रेशर से याद कर लो कि इसने वो पे कफ करवानी होती है। और इसके लिए हमारे पास स्पेशल नेम इसका 100 डेज कफ इसको हम कहते हैं, 100 दिनों की खांसी। होस्ट इसका कोर्स है प्री स्कूल गोइंग चाइल्ड है, और हमारे पास जो ओवर क्राउडिंग के अंदर रहते हैं लोग वो। फिर वो कह रहा है इन्फेक्टिव मटीरियल कहाँ कहाँ पे होते हैं, नेजोफेरेंजियल और ब्रोंकियल सेक्रीशन में, ठीक है। नेजोफेरेंजियल नेजोफेरेंक्स और आपकी जो ब्रोंकियल सेक्रीशन है ना वो इसके अंदर मोस्टली इन्वॉल्व होगी, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं हमारे पास जो इंक्यूबेशन पीरियड है ना वो हमारे पास 7 से 14 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, लेकिन ये 3 वीक से कभी भी ज़्यादा नहीं गया, ठीक है। 3 वीक्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं देखा गया इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसका ये ना ट्रांसमिशन क्या है, वही स्कूल वही कि जब खांसी करेगा तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा, खांसी रिस्पायरेटरी तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सब में कॉमन ही है, ठीक। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास सेकेंडरी अटैक रेट जो कह रहा है कि 90% जो है ना अनअम्यूनिडाइज पर्सन के अंदर, वो कह रहा है कि हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट के जरिए हमारे पास सेकेंडरी इन्फेक्शन भी करवाया था। तो इसकी जो है ना हमारे पास वैक्सीनेशन, जो एक्टिव वैक्सीनेशन है ना, अम्यूनाइजेशन, उसकी बात कर रहे हैं। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में कह रहा है कि हमारे डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी, ये होता है ना हमारे पास फिजियोथेरापिस्ट होता है ना, द डिग्री ऑफ फिजियोथेरापी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापिस्ट, वही याद करो डीपीटी। बट डीपीटी वालों को खाली खांसी लगी होती है। या फिर हमारे पास डी टैप, ठीक है, ये हमारे पास पेंटावेलेंट वैक्सीन है, पेंटावेलेंट इम्यूनाइजेशन के लिए। इसकी हमारे 3 डोजेज देनी होती है, एक हमारे 6, एक 10 और एक 14। जिस तरह हमने पीछे दिया डिप्थीरिया के 6, 10 और 14 के, इसके अंदर भी हमारे पास पेंटावेलेंट वैक्सीन है जो कि हमें देनी होती है, ठीक है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी अभी तक इसकी अप्रूव नहीं हुई, बस एक्टिव इम्यूनिटी है। अच्छा, इसकी जो है ना हमारे पास तीन तीन स्टेजेस जो है ना वो कह रहा है होती है, ठीक है। एक हमारे पास होगी कैथरल स्टेज, प्रोक्सिमल और कॉन्विल्सेंट स्टेज होती है, ठीक है। नंबर 1 में हमारे पास होती है कैथरल स्टेज, नंबर सेकंड में हमारे पास होती है पेरोक्सिस्मल स्टेज, ठीक है। और नंबर थर्ड में हमारे पास होगी कॉन्वेल्सेंट स्टेज, कॉन्वेल्सेंट स्टेज। ये 3 स्टेजेस हमारे पास होती है। जो कैथार स्टेज है वो पहले 10 दिनों के अंदर होती है, मतलब सीपीसी होती है ना, ठीक है। जो हम अमूमन कॉलेज में सीपीसी करते हैं ना प्रेजेंटेशन, तो वहीं से याद कर लो। ये पहले 10 दिनों में कैथार स्टेज होगी, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन में क्या होगी 2 से 4 वीक्स लग जाएगी, जिसके लिए प्रॉपर वूप होगी, मतलब खांसी वगैरह होगी। और यहाँ पे हमारे पास कन्वेल्स स्टेज में जो है ना वो 1 से 2 हमारे पास वीक्स लग जाते हैं, ठीक है। तो ये कन्वल्सन स्टेज है, पर ऑक्सीजनल और कैथराल स्टेज हमारे पास 30 स्टेज लग जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या, अगर हमने इसको वोपिंग कफ को ट्रीट ना किया तो इसकी वजह से हमारे पास कॉम्प्लिकेशन ये होगी, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ठीक है, ब्रोंकियल नमोनिया हो सकता है, साथ में आपने ब्रोंकिएक्टेसिस भी हो सकता है, ठीक है। ब्रोंकिएक्टेसिस हमारे पास सारे का सारा हो जाएगा। तो ये तीन आग मतलब तीनों बी से शुरू होते हैं ना, तो बी एम डब्ल्यू होती है ना गाड़ी, तो वहीं से याद करो ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकियल नमोनिया, और ये सारे की सारी। कंट्रोल किस तरह करना होता है, आपने कंट्रोल के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं, बस इसको ख़त्म करते हैं वोपिंग कफ को। कंट्रोल के बारे में कह रहे हैं कि हमारे पास एक तो केस को कंट्रोल करना, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ नोज और थ्रॉट की सिक्रीशन,
ठीक है। सबसे पहले आपने नोज़ की और थ्रॉट की जो है ना वो कह रहा है आपने सिक्रीशन ले लेनी है, उसका स्वैब लेके भिजवाना है, तो आपको पता चल जाएगा कि बर्डेला पेट्रिसिस का केस है या किसी और का है। ठीक है। साथ में कह रहे कि हमने उसकी जो है वो आइसोलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आइसोलेट कर देना होता है। नंबर थर्ड पे वो कह रहा है कॉन्टैक्ट में कह रहा है कि हमने उसका कॉन्टैक्ट जो है ना लोगों के साथ मिलना जुलना वो रोक देना है। फिर एरिथ्रोसिन जो है ना वो हमने कह रहा है कि 10 दिनों के लिए देनी है। साथ में हमने क्या कहा है डीपीटी या डी टैप जो है ना डी टैप वैक्सीन वो आपने लगा देनी होती है, तो आपके पास ये केस जो है ना वो ठीक हो जाता है। जस्ट 1 मिनट मुझे नज़ला साफ कर रहे थे। ओके। अब जो है ना वो कह रहा है कि ट्रीटमेंट में वो कह रहा है कि हमने एरिथ्रोमाइसिन एंटी बैक्टीरियल देनी है ना, तो एरिथ्रोमाइसिन ठीक है वो देनी है। इसके अंदर आपने कितने दिनों के लिए 30 से 50 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देनी है। अगर वजन 1 किलोग्राम है उसका तो 30 से 50 मिलीग्राम, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना आपने पर केजी के हिसाब से। ठीक है। वेट इज डिवाइड इन 4 डोजेज। ठीक है। अब इस डोज को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है और वो 10 दिनों के लिए देनी है। साथ में आपने एम्पिसिलिन दे देनी है। साथ में आपने सेक्ट्रॉन जो है ना वो दे देना है। साथ में ये कह रहा है कि टेट्रासाइक्लिन ये भी हमारे पास ये एंटीबायोटिक है वो दे देने की, और साथ में डिसइंफेक्शन दे देना, जो हमारे पास नोज और थ्रोट से निकलना उसको डिसइंफेक्शन करने के लिए हमें करना है। तो ये आपका है वूपिंग कॉफ के बारे में इंपॉर्टेंट सी बात, इतनी बताऊंगी तो इंशाल्लाह आपका क्लिनिक से वूपिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के बारे में। बस ये इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी लंबी हो सके बना के ना एक ही वीडियो में। मेरा दिल कर रहा था एक ही वीडियो में, लेकिन दरमियान में कॉलें इतनी ज़्यादा आ रही है, इंपॉर्टेंट थी, कॉल सुनना भी ज़रूरी थी। तो अच्छा चले कोई बात नहीं। मेनिंगो कोकल हमारे पास मेनिंजाइटिस का केस अब आ गया। ठीक है। इसको किस ये बेसिकली है सेरिब्रो स्पाइनल फीवर है। ठीक है। सेरिब्रो स्पाइनल हमारे पास जो कह लें कि बुखार है। किसकी वजह से होता है? आपने पढ़ा होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सी निजेरिया हमारे पास मेनिंजाइटिस की वजह से, निजेरिया मेनिंजाइटिस ग्राम नेगेटिव में आते हैं ना निजेरिया वाले। ठीक है। ग्राम नेगेटिव कोकाई के अंदर आई थिंक ये आ रहे थे निजेरिया वाले। ठीक है। तो ये निजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से हमारे पास होता है बैक्टीरिया निजेरिया मेनिंजाइटिस, इस तरह करके बैक्टीरिया का नाम होता है। वो कह रहा है इसकी जो है ना वो टोटल 12 टाइप्स हैं। ठीक है। 12 टाइप ऑफ निजेरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है। और इसके अंदर वो कह रहा है कि इसकी फिर इसको 12 टाइप का कहते हैं, सीरो इसके ग्रुप्स हैं ये। ठीक है। इनमें वो कह रहा है कि हमारे पास जो 6 ग्रुप है ना आउट ऑफ विच 6 ग्रुप 12 में से हमारे पास जो 6 ग्रुप है उनकी वो कह रहा है कि हमारे पास है ए बी सी डब्ल्यू एक्स और वाई। ठीक है। ये 6 ग्रुप वो कह रहा है कि कैन काज एपिडेमिक। ठीक है। ये एपिडेमिकली जो है ना वो हमारे पास निजेरिया मेनिंजाइटिस करवा सकते हैं। इट इज़ फाउंड इन नेजोफेरेंक्स में। ठीक है। मोस्टली ये नाक और फेरेंक्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। ठीक है। डब्ल्यू एक्स वाई ए बी सी पहले 3 और आखिरी जेड छोड़ के आखिरी 3 वाले जो है ना वो आप याद कर लेना। और मेनली जो है ना इसका स्प्रेड भी क्या होता है नेजोफेरेंक्स तो हमारे पास ये ड्रॉपलेट से स्प्रेड होगा। ठीक है। वो कह रहे हैं सेकेंडरी काज वो कह रहे हैं 72 घंटों के अंदर जो है ना वो आपके अंदर ये इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। अच्छा तो एजेंट अब इसके हमारे पास कौन कौन सी होगी निजेरिया मेनिंजाइटिस के बैक्टीरिया में ए बी सी डी एक्स वाई और W135 यू करके उसने लिखा हुआ है कुछ, ये तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब हमारे पास जो है ना स्पेशल इसका जो है ना वो नेम क्या है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का, आपने सुना होगा कि गर्दन तोड़ बुखार, गर्दन तोड़ बुखार। तो उसी तरह लिखा होता है गर्दन तोड़ बुखार इसको कहते हैं। तो अगर इस तरह करके कुछ क्लिनिकल सिनेरियो में आ जाए तो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का पक्का केस है। ठीक है। चिल्ड्रन और यंग एडल्ट जो है ना मोस्टली इसके अंदर जो आलम है उनको कोल्ड आउटब्रेक में कहते हैं वो कोल्ड के साथ आती है, और साथ हमारे पास ड्राई माउथ जो है ना इनकी एक बड़ी निशानी है। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या है डेजोफेरिक्स में कह रहे हैं कि गैस और कैरियर हो जाती है। बाकी वो कह रहे हैं सिक्रीशन जो है ना डेजोफेरिक्स के अंदर मोस्टली ये इन्वॉल्व है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी जो कह रहे हैं हमारे पास है, अगर हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है तो 24 घंटे के बाद ये स्प्रेड नहीं हो सकता दूसरे बंदे के अंदर, तो 24 घंटे के बाद बंदा ठीक रहता है। ठीक है। फिर सेकेंडरी अटैक वो कह रहा है कि 72 घंटे के बाद जो है ना वो इवन ये दोबारा अटैक भी हो सकता है अगर इम्यूनाइज ना हो तो। अब एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर वो कह रहा है इसकी इम्यूनिटी के अंदर हमने जो इसकी एक्टिव इम्यूनिटी है ना वो कह रहा है हमारे पास वैक्सीन ऑफर टू इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ए
CYW135 जो मुल्की गैर मुल्की दौरे करते हैं ना, उनके अंदर ये मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस गर्दन तौर बुखार के लिए हमने स्पेशल वैक्सीन लगानी होती है, जिसके अंदर टाइप AC साहब YW135, बस यूँ याद कर लो। तो ये हमारे पास इसकी वैक्सीन होती है जो इंटरनेशनल ट्रैवलर के लिए हमने लगानी होती है। अब वो कह रहा है कि डिजीज़ की हमारे पास कुछ फेटेलिटी है, कितना ख़तरनाक है, कितना ठीक है। तो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस की फेटेलिटी में वो कह रहा है कि 5 to 10% डिजीज़ जो है ना, पेशेंट जो 5 से 10% पेशेंट है वो हमारे पास फैटल होता है, और ये 24 से हमारे पास 48 साल के अंदर जो है ना वो हमारे पास फैटल हो जाता है। ठीक है, 80% अगर अनट्रीटेड की है तो वो कह रहे हैं कि 10% जो है ना वो हम कह रहे हैं कि डायग्नोज करके उसको हम ट्रीट कर लें, लेकिन 80% के जरिए फर्टेलिटी ले इसका चल रहा है। ठीक है, अब इसकी जो है क्लिनिकल फीचर किस तरह, मरीज़ किस तरह का, क्योंकि गर्दन तोड़ बुखार है तो हमारे पास सबसे पहले इंटेंस हेडेक, फीवर, वॉमिटिंग और स्टिफ नेक जो है ना, ठीक है, मतलब अकड़ी हुई गर्दन बिल्कुल होगी। डिप्थीरिया के अंदर बुल नेक थी, लेकिन यहाँ पे वोपिंग कफ की ये जो मेनिंजाइटिस वाला केस है ना, ठीक है, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, इसके अंदर स्टिफ नेक है, ये याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पे वो कह रहा है हमने साथ में वो कह रहा है कि फोटोफोबिया भी होगा, भाई लाइट से जो है ना वो डर रहा होगा वो, बाकी भी बातें। डायग्नोसिस भी आपने जो है ना वो हमने लंबर पंक्चर करना होता है, ठीक है, लंबर पंक्चर करके वहाँ से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेते हैं, क्योंकि मेनिंजाइटिस का केस है तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वहाँ से लेके हम चेक कर लेते हैं। प्रूलेंट आपको स्पाइनल फ्लूइड मिल जाएगा, अगर तो प्रूलेंट स्पाइनल फ्लूइड है तो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का हमारे पास पक्का केस है। प्रिवेंशन किस तरह करनी है आपने, एंटीबायोटिक सारी बात है, ये बैक्टीरिया है तो ग्राम नेगेटिव आपने सेफलोस्पोरिन जो है ना वो एंटीबायोटिक देनी है, इससे वो है कि 95% सेव लाइफ ऑफ द 95% ऑफ पेशेंट। अगर 2 दिन के अंदर अंदर हमने इसको शुरू करवा दी सेफलोस्पोरिन तो वो ठीक हो सकता है। मास की कीमोपोरफाइलेक्सिस रिकमेंडेड इमीडिएटली आफ्टर दी, बाकी वही कह रहा है कि हमने छोटी मोटी ट्रीटमेंट करनी होती है तो आपके पास ये केस ठीक हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी है, बाकी टीबी आगे आगे वाली वीडियोस में शुरू करते हैं। वी आर वेरी करियर टिल नाउ यू कैन आस्क मी, आई होपफुल कि कुछ ना कुछ आपको इसके बारे में आइडिया हो गया होगा। थैंक यू।